Hello everyone, welcome to NCERT series of biology for NEET 2026. So today we are going to start chapter 10 cell cycle and cell division from class 11th. So before starting this chapter I want to request you to please अब अपने साथ एक NCERT बुक साथ में रखें एंड जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप साथ में जूम भी कर सकते हैं सो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सो हम लोग के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10। सो लेट्स स्टार्ट। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। हमको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ स्टार्ट करता है, ठीक है। हम जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम लोग भी सिंगल सेल से ही बने हैं, ठीक है। You may wonder how a single cell then goes on to form such large organisms, ठीक है। सिंगल सेल से इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी सेल के, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, सेल के या लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। All cells reproduce by dividing into two with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide। क्या बोल रहा है कि कोई भी सेल अगर डिवाइड करता है तो 2 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक सेल है तो ये डिवाइड करेगा तो ये 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है। इस तरह से ये एक सिंगल सेल है तो यहाँ पे आपको 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। इस तरह से डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। क्या बोल रहे हैं कि अब ये 2 सेल बन गए तो ये भी आगे डिवाइड कर सकते हैं आपस में, ठीक है। ये एक और 2 बना लेगा, ये 2 बना लेगा। सो इस तरह से आगे चल के इनकी प्रोजेनी बन जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोजेनी and is formed by the growth and division of a single parental cell and its progeny. In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. So अगर ये प्रोसेस इस तरह कंटिन्यू रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि एक सेल से कितने सारे सेल्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है। मिलियंस ऑफ सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक है सेल के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सेल डिविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। During the division of a cell, DNA replication and cell growth also take place। क्या बोल रहे हैं कि सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें साथ में क्या क्या रोल प्ले करता है? डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करता है एक स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड में, ठीक है। एक डीएनए से 2 डीएनए। एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस, सेल ग्रोथ टेक प्लेस करती है। ऑल दीज प्रोसेसेस, सेल डिविजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, हैंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes। ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें इस प्रोसेस में सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये सारी चीजें 3 चीजें प्ले करती हैं रोल, ठीक है। लेकिन वो उनको एक कोऑर्डिनेटेड वे में स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि पहले डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, उसके बाद डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद सेल ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले सेल डिवाइड करेगा, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल ग्रोथ होगा। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड वे में होती हैं, ठीक है। To ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes। जीनोम क्या होता है? complete set of genes, मतलब कि जितना इसमें जीन्स हैं इसका जो जीनोम है उसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा। जैसे कि इसका 2n प्लॉइडी लेवल है, 46 क्रोमोजोम समझ लीजिए। जैसे हम लोग के अंदर 46 क्रोमोजोम्स होते हैं ना, तो इसमें भी 46 हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे। इसमें भी 2n प्लॉइडी लेवल रहेगी, 2n प्लॉइडी लेवल रहेगी। ये एक तरह से माइटोसिस का मेन वो है। माइटोसिस इस तरह से होता है कि सेम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, 2n है तो 2n 2n, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं माइटोसिस को। तो ये बोल रहे हैं कि जितने क्रोमोसोम इसमें है उतने ही इसमें है, उतने ही इसमें है, 46 46 46, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? जीनोम सेम रहेगा। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइजेस द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या क्या आता है कि सेल का डुप्लीकेट करेगा जीनोम को, सिंथेसाइजेस द अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड, सिंथेसिस करेगा कुछ चीजें, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और फिर वो डिवाइड कर देगा 2 डॉटर सेल्स में। तो ये सारी चीजें मिला के बोलते हैं इनको सेल साइकिल। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस,
डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। अब क्या बोल रहा है कि सेल ग्रोथ तो होता रहता है, ठीक है। सेल ग्रोथ कैसे होगा? साइटोप्लाज्म अगर किसी भी सेल का बढ़ेगा तो सेल ग्रो होगा, लेकिन डीएनए सिंथेसिस हर समय नहीं होता है। एक स्पेसिफिक फेज है सेल साइकिल का, भी हम लोग पढ़ेंगे, उसी में होता है डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। फिर क्या होता है, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डीएनए होते हैं, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में। जैसे कि इसमें जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होके इधर उधर आ जाएगा, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। जनरल टाइप की बात है। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन में, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। अब हम लोग देखते हैं फेजेस ऑफ द सेल साइकिल में मेन फेजेस क्या होते हैं। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ह्यूमन सेल्स के बारे में पहले बात हो रही है। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। हर 24 घंटे में सेल डिवाइड होता है, ठीक है। 24 आवर्स में सेल डिवाइड होता है, ठीक है। फिर हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप। सेल टाइप अलग अलग रहता है, ये टाइमिंग सबका सेम नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन सेल की बात करें तो 24 आवर्स में सेल डिवाइड करेगा। एक सेल डिवाइड करेगा 2 में 24 आवर्स में, ठीक है, ह्यूमन में। और यीस्ट में क्या होता है, थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट 90 मिनट्स। 90 मिनट्स मीन्स 1.5 आवर, बहुत ही कम है। यीस्ट का देखिए 90 मिनट्स है। अब सेल साइकिल क्या फेज में डिवाइडेड है, इंटरफेज और एम फेज, दो टाइप। आप एक बार डायग्राम समझ लीजिए इसका। ये देखिए, ये है एम फेज, ठीक है, और ये है G1 फेज, ये है S और ये G2M। ऐसे प्रोसेस रहता है, G1S G2M, आपको ऐसे ही इस फ्लो में याद करना है, ठीक है। G1S G2M और एम फेज में इतने अलग अलग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ये सारे फेजेस होते हैं। 4 फेजेस तो ये मेन होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, और साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। एम फेज के बारे में देखते हैं। एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेजेस। एक तरह से इंटरफेज मतलब कि एक तरह से प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, प्रिपरेशन हो रही है एक तरह से, ठीक है, प्रिपरेशन हो रही है। और असली जो मेन काम है, मेन चीज है, उसमें एम फेज में हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये कि एक्चुअल जो सेल डिवीजन हो रहा है उसमें एम फेज में हो रहा है, माइटोसिस में हो रहा है, और इसमें तैयारी चल रही है, ठीक है, प्रिपरेशन करवा रहा है इंटरफेज। फिर एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन द 2 सक्सेसिव एम फेजेस। 2 एम फेजेस के बीच में जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, प्रिपरेशन हो रही है सेल को डिवाइड करने के लिए, उनको इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division properly lasts for only about an hour. अभी क्या बोल रहे हैं, अभी देखिए, ये बोल रहे हैं कि अगर इंटरफेज और एम फेज में देखें सेल डिवीजन में, कि अगर 24 आवर्स में सेल साइकिल चल रही है तो जो सेल डिवीजन है, मेन एम फेज है, वो 1 आवर का ही है, और 23 आवर का हो जाएगा आपका इंटरफेज, ठीक है। कि मतलब इंटरफेज 95% रोल प्ले करता है और एम फेज 5%। 24 आवर साइकिल में सेल डिवीजन प्रॉपरली लास्ट फॉर ओनली 1 आवर, द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल। तो इंटरफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है इसमें 95%, मतलब कि 24 आवर की अगर सेल साइकिल है तो उसमें 23 आवर इंटरफेज चलेगा। एम फेज का 5% ही रोल होता है, 1 आवर, ठीक है, ये हो गया। अब एम फेज में क्या क्या होता है, द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है सबसे पहले, उसमें उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें 2 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विद द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। अब क्या बोल रहा है, इंटरफेस को बोला रेस्टिंग फेज है, सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। मैंने आपको बताया कि सेल जो है डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। फिर आगे चल के उसमें सेल ग्रोथ होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, और कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स में, ऑर्डरली मैनर में। फिर इंटरफेस के ये देखिए, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रिपरेशन चल रही, G1S G2, ये सारी चीजें इंटरफेस में आती हैं, ठीक है। G1S G2 में इंटरफेस में आती हैं। चलिए इनको देखते हैं। G1 में क्या होता है, करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच का जो फेज होता है वो होता है
G1 phase, ठीक है, G1 phase. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. G1 phase का आपको फीचर्स याद रखना है कि सेल जो है एक्टिव होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट में, इसमें कोई भी DNA रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है, कोई भी रेप्लिकेशन नहीं होता है. और ये क्या बोल रहा है, करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और एम फेज, एस और एम के बीच का हो गया ना ये G1, तो इसीलिए बोल रहा है माइटोसिस मतलब एम फेज और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस फेज, इन दोनों के बीच का फेज है G1 फेज, वही लिखा है. इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. G1 में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ठीक है. S और synthesis phase marks the period during which DNA synthesis और replication take place. S में DNA replication हो जाएगा, ठीक है. S में क्या होता है, DNA replication, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है. replication कहाँ पे होता है, S phase में, आपको ध्यान रखना है. ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स. रेप्लिकेट होगा तो डीएनए का कंटेंट भी डबल हो जाएगा. अब जैसे यहाँ पे 2C है मान लीजिए डीएनए का कंटेंट, तो यहाँ पे 4C हो जाएगा, ठीक है. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it increases to 4C. If the initial amount, अगर DNA है 2C यहाँ पे G1 में, तो G2 इसमें S phase में 4C हो जाएगा. If the cell had diploid or to a number of chromosomes at G1, even after S phase, the number of chromosomes remains the same. तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है. ये देखिए मैंने यहाँ पे एक टैबुलर फॉर्म में दिया है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. ये है डीएनए और ये है क्रोमोसोम के बारे में. G1 फेज में 2C है, S में 4C हो जाएगा, डबल हो जाएगा. बट क्रोमोसोम को डबल नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. G1 फेज में N है क्रोमोसोम, तो S फेज में इसमें भी 2N रहेगा, सॉरी इसमें N दे दिया है. क्रोमोसोम अगर 2N है तो इसमें भी 2N रहेगा, ठीक है. क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम G1 और S में, और डीएनए डबल होता है, ठीक है. In animal cells during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. ठीक है, तो एनिमल सेल्स में क्या बोल रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन तो होता ही है, डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में, लेकिन सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगा साइटोप्लाज्म में. तो आपको दो फीचर्स याद रखने हैं. एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है और साथ में सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहा है, ठीक है. ये हो गया. ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज. और G2 फेज के बारे में क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है. तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है. G1 फेज में क्या है, सेल इज एक्टिव, यहाँ पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है. S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर रहा है. और G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है. और यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो जा रहा है G1 से S में, बट क्रोमोसोम नंबर G1 और S में सेम है, ठीक है. इतना समझ में आ गया होगा आपको होपफुली. अब क्या बोल रहे हैं, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, एग्जाम्पल हार्ट सेल्स, एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली. क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारी सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिसमें कि कोई भी डिवीजन नहीं होता, जैसे कि हार्ट सेल्स इसका एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, ठीक है. और कभी कभी डिवाइड करते हैं जब जरूरत पड़ती है, ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ. तो रेगुलर में नहीं होते हैं और वो जरूरत पड़ने पर उनको डिवाइड करा जाता है. These cells that do not divide further exit G1 phase to enter an inactive stage called as the quiescent stage of the cell cycle. G0 स्टेज कहाँ पे होता है, देखिए कुछ सेल्स होते हैं, सेल साइकिल थोड़ा सा स्टार्ट किया G1 तक, लेकिन यहाँ से निकल गए. ये देखिए G0 फेज है, ठीक है. यहाँ पे इनएक्टिव फेज इसको बोलते हैं, ठीक है. G0 फेज इसको क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं कि वो लोग निकल जाते हैं सेल साइकिल से, ठीक है. इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं. सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट सेल्स जो होते हैं वो डेड नहीं होते हैं, याद रखना है. दे आर नॉट डेड, नॉट डेड, ये लिख लीजिएगा अच्छे से, बार बार क्वेश्चन आता है. बट दे आर एक्टिव, सेल्स एक्टिव होते हैं, लेकिन जो स्टेज है उसको बोला गया है कि वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, ठीक है. सेल्स हमेशा एक्टिव होते हैं, एक्टिव सेल्स होते हैं इस वाले में. बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. मतलब जब इनको जरूरत पड़ेगी, निकल गए यहाँ से G0 में बैठ गए जाके, जब इनको जरूरत पड़ेगी इनको बुला लिया जाएगा कि सेल साइकिल में पार्ट ले लो, ठीक है. तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, सेल्स आर नॉट डेड, ठीक है. ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. इन एनिमल सेल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, ठीक है. माइटोटिक डिवीजन क्या होता है एनिमल्स में, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है जनरली, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस.
फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बीज, एग्जाम्पल है मेल हनी बीज, इनको ड्रोन्स भी बोलते हैं। तो एक एक्सेप्शन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनरली होता है डिप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस, बट एक्सेप्शंस में मेल हनी बीज आते हैं। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिविजन्स इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। प्लांट्स जो है वो डिवीजन करते हैं बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स में। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरनेशन और जनरेशन इन प्लांट्स, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉयड सेल्स। तो ये कुछ प्लांट्स हैं, इसमें एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है मैं भी उसको कराऊंगी बाद में, ठीक है। तो एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में इतना ध्यान रखिए कि माइटोसिस हैप्लॉयड सेल्स में होता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है कि माइटोसिस जनरली होता है डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में, एनिमल्स में, बट एक्सेप्शंस में है मेल हनी बीज, इनका एग्जाम्पल है ड्रोन्स, ठीक है। ड्रोन्स लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स है अगेंस्ट दिस प्लांट्स में जो दोनों में होता है, बट हैप्लॉयड में खाली होता है एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। ये हो गए आपके G1S और G2 फेजेस हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटाफेज, मेटाफेज एम फेज, माइटोटिक फेज, ठीक है। इसके आएंगे 4, ये हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। 4 स्टेजेस है, वो भी हम लोग करेंगे इसमें। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। ड्रामेटिक पीरियड इसको क्यों बोला है, क्योंकि सारा जो भी सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो इसी फेज में हो रहा है मेनली। अभी तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे थे ना, G1S G2 में हमने प्रिपरेशन कर रहा, अब हम आए इस फेज में, तो यहाँ पे असली काम होएगा, ठीक है। इन dramatic phase of the cell cycle involving a major reorganization of virtually all components of the cell. Since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same, it is called as an equational division. मैंने आपको बताया था कि chromosomes in the parent and the progeny, कोई भी सेल डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ भी 46 है, यहाँ भी 46 है, तो इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, माइटोसिस को। दो फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के ये 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages. Karyokinesis involves 4 stages. ये बोल रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस हैं, बट ऐसा सेल डिवीजन है और इतना फटाफट होता है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है कि मतलब बहुत ही क्लियरली एकदम समझना कि इस वाले फेज में यही होएगा फिर यही होगा, मतलब इस तरह से समझना बहुत डिफिकल्ट है, बट फिर भी हम लोग समझेंगे जितना हो सकता है, ठीक है। प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ये आपको याद रखना है G1S G2 और M, ठीक है। और M है माइटोसिस, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले फिर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोफेज। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज। प्रोफेज में ये देखिए फॉलोज मतलब क्या होता है कि सबसे G2 और S फेज के प्रोफेज, ये देखिए G2 के बाद आता है ना G1S G2M, तो प्रोफेज इनको फॉलो करता है, मतलब ये बोल रहे हैं S और G2 फेज फॉलोज S एंड G2 फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है। फॉलोज मतलब कि प्रोफेज इनके बाद आता है। इन द S and G2 phases the new DNA molecules are formed, are not distinct but intertwined। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था ना S फेज में, तो ये बोल रहे हैं डीएनए तो हो रहा है रेप्लिकेट, नए डीएनए बन रहे हैं, बट वो लोग क्लियरली नहीं दिख रहे हैं इतने, ठीक है। इंटरवाइंड है, आपस में इंटरमिंगल्ड टाइप है, क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन है, ठीक है, क्रोमैटिन के फॉर्म में दिख रहा है। आप ये एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। अर्ली प्रोफेज में ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, और ये देखिए क्रोमैटिन ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये एकदम क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंडेंसेशन, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब कि क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स फॉर्म कर रहा है अर्ली प्रोफेज में, ठीक है। इसका ये एक फीचर है अर्ली प्रोफेज का। फिर क्या बोल रहा है, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। तो जो पहले थोड़ा क्रोमैटिन इंटरवाइंड लिखा था ना, तो वो धीरे धीरे ये अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे अनटैंगल हो रहे हैं इस वाले में। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग S फेज ऑफ इंटरफेज, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि S फेज में क्या होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी होता है। तो वो क्या कर रहा है यहाँ, नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। इसमें बना हुआ नहीं है तो मैंने बना दिया है। सेंट्रोसोम
सेंट्रोजोम क्या होता है, हम लोगों ने सेल वाले में किया था, 2 सेंट्रियोल्स मिलकर सेंट्रोजोम बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 सेंट्रियोल बने हुए हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट पोल्स पे मूव करने लगते हैं। ये है इसका फीचर कि क्रोमैटिन है, अनटैंगल हो रहा है क्रोमैटिन मटेरियल, और एक कंडेंसेशन हो रहा है क्रोमैटिन का क्रोमोजोम्स में, ठीक है। सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल में चला गया। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। अब ये लेट प्रोफेज में देख सकते हैं क्या हो रहा है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस करके क्रोमोसोम बना दिया। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। इस वाले में डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स जो है इस तरह से अटैच हो गए सेंट्रोमियर में। मैंने इसका दूसरा डायग्राम भी बनाया समझने के लिए। इस तरह से क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। और ये हैं 2 सेंट्रोजोम्स, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, सेंट्रोमियर से ये लोग अपना अटैच हो गए। जो बीच वाला होता है ना क्रोमोसोम, अपने सेंट्रोमियर से अटैच हो गया। ये हो गया इसका फीचर। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट किया था ना एस फेज में भी मैंने बताया आपको, वो क्या कर रहा है, ऑपोजिट पोल में पहुंच गया है, ठीक है। ये हो गया। ई सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज एस्टर्स। इनके ये देखिए एस्टर्स होते हैं, ये एक फाइबर्स टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं एस्टर्स, ठीक है। ऐसे ऐसे एस्टर्स, द 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। यहाँ से ये हैं स्पिंडल फाइबर्स, डैश 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 जो भी है ना, ये सारे ये भी फाइबर्स होते हैं, ये अटैच रहते हैं सेंट्रोजोम से, अटैच करते हैं क्रोमोजोम को। स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं इनको, और इनको बोलते हैं एस्टर्स, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, एस्टर को मिला के, दोनों एस्टर मिला के साथ में ये वाले स्पिंडल फाइबर मिला के, स्पिंडल फाइबर के साथ एस्टर्स मिला के बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। इसको बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। स्पिंडल फाइबर्स और 2 ये जो हैं स्पिंडल फाइबर्स के साथ 2 एस्टर्स मिला के माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। एक क्रोमैटिड है, देखिए क्रोमोसोम है, इसका जो बीच का जो जॉइन जिससे करता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और साथ में एक साइड में डिस्क शेप्ड चीज होती है जो अटैच करती है यहाँ पे, इसको यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है उतना क्लियरली, ठीक है। साइड में एक डिस्क शेप होती है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्लियरली। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope. अब end of the prophase मतलब late prophase में क्या बोल रहे हैं कि देखिए न्यूक्लियर एनवेलप भी ऐसे डिस्टर्ब हो रही है, धीरे धीरे गायब हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें, न्यूक्लियोलस, ये सब चीज़ें कुछ नहीं मिलेंगी लेट प्रोफेज में, ठीक है, एंड ऑफ द प्रोफेज में। होप दिस मच इज क्लियर। और ये वाले स्टेज को बोलते हैं, अर्ली प्रोफेज को स्पाइरीम स्टेज बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है बट ये एक्स्ट्रा मैं आपको लिख दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम्स आपको मार्कअप करना होगा, इसमें उतना क्लियर नहीं है समझने के लिए। यहाँ पे जैसे कि इतना समझ में नहीं आ रहा क्रोमोसोम्स, तो मैंने इस तरह बना दिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मेटाफेज। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज में क्या होता है कि ये पूरा गायब हो गया न्यूक्लियर एनवेलप। देखिए ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या हो रहा है, पूरा न्यूक्लियर एनवेलप ही गायब हो गया। हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जब कोई एनवेलप ही नहीं है तो ये आराम से इधर उधर सारे क्रोमोसोम्स जो है घूम रहे हैं ना। जब पहले तो न्यूक्लियस के अंदर ही थे, अब पूरे साइटोप्लाज्म में आ गए ये सब। By this stage, condensation of chromosomes is completed and they can be observed clearly under the microscope. ये प्रॉपर क्रोमोसोम्स बन गए हैं। कंडेंसेशन मतलब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम प्रोफेस में हो रहा था, यहाँ पे एकदम प्रॉपर क्रोमोसोम्स बन गए हैं। तो ये आराम से माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं इस स्टेज में, मेटाफेज में, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि विच फेज क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, तो बोलेंगे मेटाफेज। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्टली स्टडीड, मोस्ट इजली स्टडीड। तो मॉर्फोलॉजी आप कहाँ देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी एम याद रखना, मेटाफेज, ठीक है, याद रहेगा हमेशा। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। ये देखो ये हैं 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, ठीक है। ये इस तरह से जब क्रोमोसोम होता है तो 2 क्रोमैटिड, ये सिंगल क्रोमैटिड वाला है, ये डबल क्रोमैटिड वाला है। तो इस तरह से विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। यहाँ पे देखिए सेंट्रोमियर उतना क्लियरली दिख नहीं रहा, बट ये जो सेंटर में जिस तरह से जहाँ पे अटैच होते हैं ना क्रोमोसोम, उनको सेंट्रोमियर बोलते हैं। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स। मैंने आपको बताया डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको काइनेटोकोर बोलते हैं।
These structures serve as the site of attachment of spindle fibers formed by the spindle fibers to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell. तो काइनेटोकोर्स का क्या काम होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनको अटैच करता है, उनको हेल्प करता है क्रोमोसोम से अटैच करने में। ये जैसे ये है, तो ये सारी चीज़ें ये सब काइनेटोकोर से अटैच होने में हेल्प करती हैं, ठीक है। Hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fibers from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। मेटाफेज में क्या होता है, पहले तो घूम रहे हैं इधर उधर पूरे साइटोप्लाज्म में, फिर क्या होता है ट्रांजिशन में बीच में पूरे आ जाते हैं सारे क्रोमोसोम्स, सारे 46 जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सब एक लाइन में इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं, ठीक है। और इनके काइनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से अटैच हो जाते हैं। बस इतना लिखा है। अपोजिट पोल्स के सेंट्रोजोम से, ये सेंट्रोजोम है ना, यहाँ पे मार्क किया था, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ सेंट्रोजोम, ठीक है। ये सेंट्रोजोम से सारे एकदम ऐसे अटैच हो जाएंगे प्रॉपरली 46 क्रोमोसोम्स। तो कितने स्पिंडल फाइबर्स हो गए, 92 हो गए। यहाँ पे भी 46 होंगे पूरे लाइन से, 46 यहाँ पे भी होंगे। तो टोटल स्पिंडल फाइबर कितने हो जाएंगे, 46 नीचे 46 ऊपर, तो 92 स्पिंडल फाइबर्स टोटल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं मेटाफेज में कितने स्पिंडल फाइबर होंगे, तो 92 होंगे, क्योंकि 46 नीचे होंगे लाइन से 1 से लेकर पूरा 46 तक, यहाँ पे भी 1 से 46 तक, तो 92 हो जाएंगे। बस इतना ही बोला इस लाइन में, ठीक है, कि किस तरह से अटैच होते हैं। फिर से पढ़ देती हूँ। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विथ वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर्स। एक पोल से इस तरह से अटैच है, ठीक है। एक क्रोमैटिड का स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच है फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। मतलब कि एक क्रोमोसोम का काइनेटोकोर इस तरह से अटैच है और दूसरे का इस तरह से इधर अटैच है, ठीक है। दोनों काइनेटोकोर्स अटैच है अपोजिट में। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज रेफर टू एज मेटाफेजिक प्लेट। इस प्लेट को बोलते हैं, जो अलाइनमेंट है उसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। The key features of metaphase are spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes। इसका क्या होता है फीचर, स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं काइनेटोकोर्स में, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ द पोल्स। तो क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, स्पिंडल इक्वेटर में, मेटाफेज आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर मतलब कि बीच में आ गए क्रोमोसोम्स, एंड अलाइंड अलोंग द मेटाफेसिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ द पोल्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बस एक इक्वेटोरियल प्लेट में मेटाफेसिक प्लेट में ये आ गए, ये इसका फीचर होता है, ठीक है, मेटाफेज का। होप दिस मच इज क्लियर। अब आते हैं एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगेन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ये कह रहा है बीच में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक बार डायग्राम पहले आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बीच में थे, सारे स्प्लिट हो गए, तो 2 क्रोमैटिड ऊपर चले गए। एक क्रोमोसोम की बात करें तो 2 क्रोमैटिड ऊपर चले गए, 2 उधर आ गए, ठीक है। इस तरह से बीच में डिवाइड हो गया। यहाँ ऊपर चले गए इक्वेटर पोल की तरफ, यहाँ पे इक्वेटर, यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स में चले गए। ईच ये हो गया। Each chromosome arranged at the matrix is split simultaneously and the 2 daughter chromatids, now referred to as the daughter chromosomes of the future daughter nuclei, began their migration towards the 2 opposite poles में चले गए। As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind। इसका मतलब समझते हैं। देखिए, जब ये अलग अलग होएगा तो ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोमियर भी तो होएगा, तो सेंट्रोमियर पोल की तरफ है, ठीक है। और ये जो आर्म्स हैं ये ट्रेलिंग बिहाइंड लिखा है, ये पीछे रह जाते हैं, पीछे रहते हैं। सेंट्रोमियर होगा ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सेंट्रोमियर होगा, तो सेंट्रोमियर पोल की तरफ, सेंट्रोमियर आगे होगा दोनों तरफ में, और जो आर्म्स है वो पीछे रह जाएंगे। तो वही बात लिखी है कि द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, मतलब कि पोल की तरफ है सेंट्रोमियर, एंड हेंस एट द लीडिंग एज मतलब कि आगे है, विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। बस इतना है। Thus anaphase stage is characterized by the following key events: सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। सिंपल है, एनाफेज का सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है। क्रोमैटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल्स, बस इतना है, ठीक है। और जब डिवाइड हो जाएगा 20 से तो ऑब्वियस सी बात है 46 क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड सिंगल वाले हो जाएंगे ना, सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 ऊपर हो जाएंगे, 46 नीचे हो जाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए
92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे इस फेज में, एना फेज में। तो इसकी प्लॉइडी लेवल हो जाएगी 4n, ठीक है। 2n चल रही थी, 46 मतलब 2n होता है। 46 की प्लॉइडी लेवल क्या होती है? 2n। तो 92 की कितनी हो जाएगी? 4n, है ना। कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है। और यहाँ पे कुछ फाइबर्स होते हैं, इसमें मेंशन नहीं है, इनको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर्स। ये इसको पुश करते हैं कि अपोजिट पोल में चले जाओ, ठीक है। बस इतना है इस वाले में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टीलोफेज में। एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, अभी हम लोग कैरियोकाइनेसिस चल रहा है ना, ये कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है ये सारी फेजेस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, टीलोफेज, द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब ऊपर चले गए तो अब यहाँ पे डीकंडेंस होके ये लोग क्रोमैटिन बन जाएगा इस वाले फेज में, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन जाएगा। तो ऊपर चले गए एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन and each set of chromatin material tends to collect at each other two poles. This is the stage which shows the following key events. ये क्या बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम्स हम लोग को विजिबल नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि टीलोफेज में क्रोमैटिन दिखता है कि क्रोमोसोम दिखता है, क्या दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे क्रोमोसोम इंडिविजुअल कैन नो लॉन्गर बी सीन और क्रोमैटिन मटेरियल जो है दोनों पोल पे मिल जाते हैं। तो क्या होता है? क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। मतलब कि क्रोमोसोम क्लस्टर तो हैं लेकिन वो किस तरह आइडेंटिटी ऐसा क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमैटिन की तरह है। तो यहाँ पे भी 46 क्रोमैटिड्स ऊपर हैं क्रोमोसोम्स, और यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमैटिड्स 46 क्रोमैटिड्स हैं, 2n हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल वाला बताया है, ठीक है। जो 92 क्रोमोसोम्स है ये टोटल का है, 46 का 92 टोटल है। तो इसमें भी ऐसे ही रहेगा, बट इसमें क्रोमोसोम्स प्रॉपरली नहीं है, ठीक है। इसमें क्रोमैटिन के फॉर्म है, डिकंडेंस फॉर्म में है। देख सकते हैं, आपको क्रोमोसोम थोड़ी दिख रहा है यहाँ पे। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियर। तो ये ऑपोजिट होता है प्रोफेज का, ठीक है। प्रोफेज का ये ऑपोजिट माना जाता है कि यहाँ पे फिर से न्यूक्लियर एनवेलप आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा था? न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट कर रहा था, और यहाँ पे क्या कर रहे थे? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहे थे, और यहाँ से फिर उल्टा हो रहा है, क्रोमैटिन से क्रोमैटिन बन रहा है, क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन रहा है। तो अब न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियर। ये 2 डॉटर न्यूक्लियर बन गई ना, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बन गया। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म, सारे सेल ऑर्गेनल्स भी वापस आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा था प्रोफेस में? देखो यहाँ पे क्या लिखा था लेट प्रोफेस में कि कुछ भी नहीं होता, ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, ना ईआर होता है, ना न्यूक्लियोलस होता है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट होती रहती है। तो ये इसमें इसका ऑपोजिट है टीलोफेज में, ठीक है। सो दिस इज डन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इज डन, ठीक है। अब उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। अभी हम पढ़ रहे थे कैरियोकाइनेसिस की 4 फेजेस, अब आते हैं साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस इसमें रीड करने से पहले आई वांट टू शो अ डायग्राम, जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं। एनिमल सेल का देखते हैं पहले, ठीक है। ये 2 डॉटर सेल्स हैं, ठीक है। ये वाले जैसे भी हमने टीलोफेज के बाद देखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक सेल फरो बनने लगेगा, तो ये अंदर की तरफ घुसने लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये सेंट्रिपेटल ग्रोथ इसको बोलते हैं, जब इन्वर्ट्स होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं सेंट्रिपेटल ग्रोथ। तो ये 2 सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से ही साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, पहली बात। तो उससे आपको 2 सेल्स हमको मिल जाएंगे, ठीक है। अब प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में हमारे पास क्या होती है कि यहाँ पे सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 सेल्स हैं, उसके बाद सेल वॉल है, और यहाँ पे इस तरह से आउटवर्ड ग्रोथ होएगी, यहाँ पे आउटवर्ड ग्रोथ होएगी, और एक सेल प्लेट बना देगा, तो ये 20 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ, और इसको बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। जो बीच वाला ऐसे हो रहा है ना सेल प्लेट टाइप का, उसको बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। वो किसका बना होता है? गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। फिर उससे बनती है सेल प्लेट, फिर ग्रोथ इज आउटवर्ड, और सेल डिवाइड्स इनटू 2। तो यहाँ पे भी हमको 2 सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी प्लांट सेल में इस तरह होता है। प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल होता है ग्रोथ, दैट इज आउटवर्ड्स, ठीक है। आउटवर्ड्स की तरफ ये शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से भी इससे कट जाएगा। और सेल फरो में होता है सेंट्रीपिटल ग्रोथ। तो इसको पढ़ते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। माइटोसिस अकम्प्लिशेज नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, but the cell itself is divided into 2 daughter cells by the separation of cytoplasm called as cytokinesis, at the end of which cell division gets completed। अब क्या बोल रहे हैं? माइटोसिस में क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस हो गया, बट उसके बाद सेल भी डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल में, और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके साइटोकाइनेसिस बनता है, ठीक है।
फिर क्या बोल रहे हैं, इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या हो रहा है एनिमल सेल में, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो बोल रहा है, जैसे कि फरो बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। द फरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। तो ये क्या होगा, फरो ऐसे ऐसे करेगा, अंदर की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये जो है बीच से डिवाइड होकर 2 सेल्स बन जाएंगे। इसको बोलते हैं सेंट्रिपेटल ग्रोथ। Depends and ultimately joins in the center, dividing the cell cytoplasm into 2. Plant cells, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. क्या बोल रहे हैं कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इन्वर्ट्स हो रहा है सेल फरो में, सेल फरो इन्वर्ट बन रहा है, और यहाँ पे जो है आउटसाइड की तरफ डिवीजन होके प्लांट सेल प्लेट बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। तो प्लांट सेल में डिफरेंट रहता है, उसमें फिर फ्लैग्मोप्लास्ट बनता है, जैसे वो किससे बनता है, गोल्गी बॉडीज, ईआर एंड माइटोट्यूब्यूल से। फिर सेल प्लेट बनता है, ग्रोथ इज आउटवर्ड, और सेल डिवाइड कर जाता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग मैकेनिज्म है। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड एज द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लैमेला बिटवीन द वॉल्स। तो क्या बोल रहा है कि सेल प्लेट मिडिल लैमेला का रोल प्ले करता है। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the 2 daughter cells. 2 daughter cells बनेंगे, साइटोप्लाज्म बीच से हाफ होके 2 सेल बना, तो उनके जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों सेल्स में, ठीक है। In some organisms, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises, leading to the formation of syncytium. That is, example is liquid endosperm in coconut. क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है। इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म, जैसे कि एग्जांपल दिया है कि उसमें क्या बन जाएगा, सिंसाइटियम बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड एंडोस्पर्म जो आप कोकोनट वाटर पीते हैं वो उसका एग्जाम्पल होता है। तो साइटोकाइनेसिस के बारे में आपको ये 2 मैकेनिज्म्स लर्न करके रखनी है, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल का अलग अलग रहता है। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में। माइटोसिस का क्या रोल होता है अभी पढ़ेंगे। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली, ठीक है। माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, और जनरली ये डिप्लॉयड सेल्स में होता है, ठीक है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स मतलब एल्गी एंड ब्रायोफाइट, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अभी, एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉयड सेल्स ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। तो हनी बी के जो ड्रोन्स हमने पढ़े थे, मेल मेंबर्स होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है माइटोसिस होता है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट्स। माइटोसिस का और क्या रोल होता है, यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि एक सेल डिवाइड करेगा 2n से, तो 2n 2n ही बनेगा, मैंने आपको अभी बताया था पहले भी। तो इसका ये काम होता है कि सेम जेनेटिक सेट रहेगा, ये नहीं कि हाफ हो जाए या डबल हो जाए, कुछ नहीं, सेम रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट रहेगा। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस। माइटोसिस में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ हो रहा है, एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, तो वो माइटोसिस की वजह से होता है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। सेल ग्रोथ कैसे डिस्टर्ब करता है रेशियो दोनों का, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का। देखिए यहाँ पे एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे होगा इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जब ये ग्रो होगा तो इसका सेल का साइज बढ़ेगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म इसके अंदर का बढ़ेगा। तो क्या होगा कि न्यूक्लियस छोटा रह गया और साइटोप्लाज्म का बड़ा हो गया, तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो ग्रो हो गया, ठीक है। सेल ग्रोथ से साइटोप्लाज्म ग्रोज हुआ, फिर उसके बाद न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म का डिस्टर्ब हो जाता है रेशियो। तो देयरफॉर बिकम्स एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो क्या होता है कि जो है फिर माइटोसिस का रोल प्ले करते हैं कि वो सेल को डिवाइड करके उसको रिस्टोर करने का काम करता है। जो डिस्टर्ब हो गया है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, उसको डिवाइड करता है, ठीक है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है सेल रिपेयर का, माइटोसिस का। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, जैसे कि एपिडर्मिस है, हम लोग की स्किन में चोट लग जाती है तो न्यू स्किन आ जाती है ना, तो सेल रिपेयर कर देता है माइटोसिस। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट
एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। तो जो गट की लाइनिंग है हम लोग की, इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग होती है वो, और ब्लड सेल्स, ये सब रिपेयर होते रहते हैं, रिप्लेस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये माइटोसिस की वजह से होता है। माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन अ कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ। तो इस तरह से एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम में हेल्प करता है माइटोसिस और उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। सो विद दिस वी आर डन विद द माइटोसिस। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। फिर हम लोग नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे मियोसिस से। सो उसको फिनिश कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। सो फाइनली वी हैव फिनिश्ड दिस इंटायर यूनिट। इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट किया था 8, 9 एंड 10, ठीक है। तभी हम लोग 10 का हाफ किया है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स देखें, ठीक है। सारे वीडियोस मेरे अपलोडेड है लॉन्ग वीडियोस में। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट। आपको कैसा लगा वीडियो देख के, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Please like and subscribe to my channel, Neat Biology Zone. Thank you so much, guys. Have a great day.